सर गवर्नमेंट बजट एक बुक दी, बुक कर दे सबको, एक पकड़ा दे बस, ठीक है, टॉपिक का नाम देखना होता है बस, ठीक है। ओके, तो लिखोगे चैप्टर का नाम, चैप्टर का नाम क्या है भाई? गवर्नमेंट बजट। सर सुना है इसके बारे में, क्या होता है ये गवर्नमेंट बजट किसी ने? 1 फरवरी को हमेशा एक न्यूज चैनल पे एक रिपोर्ट आती है 12-1 बजे के आसपास, सुना है? सुनिए कभी, हमेशा 1 फरवरी को, हर साल के 1 फरवरी को एक न्यूज रिपोर्ट आती है जहां पे निर्मला सीतारमन, मतलब कि हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर अभी के लिए है, वो आके लोकसभा के अंदर जो है क्या देती हैं, अनाउंस करती हैं कुछ, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम गवर्नमेंट बजट, ठीक है। अच्छा, बजट क्या होता है? पहले गवर्नमेंट की बात करेंगे, पहले हम सोचते हैं बजट क्या होता है। व्हाट इज द बजट? हम लोग बजट बनाते हैं, कितने एक्सपेंडिचर, कितनी इनकम्स, इस अब वो बजट का मतलब क्या होता है? कितनी एक्सपेंडिचर या इनकम होने वाला है या हो गया है, होने वाला है। ऑब्वियसली बजटिंग किसकी होती है? फ्यूचर प्रोजेक्शंस की। जो फ्यूचर में होने वाला है हम उसको प्रिडिक्ट करके चलते हैं कि ऐसा ऐसा करेंगे हम, दैट इज कॉल्ड बजटिंग, है ना। तो मतलब अपने बजट्स को सेट करना है फॉर द फोरगोइंग, मतलब फोरकास्टेड एक्सपेंडिचर्स एंड फोरकास्टेड रेवेन्यूज। क्या बोला हमने? फोरकास्टेड एक्सपेंडिचर और फोरकास्टेड रेवेन्यूज, है ना, कि कहां कहां से पैसा आने वाला है, एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स, कहां कहां पैसा जाने वाला है, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर्स, है ना। और इन दोनों की एक समरी बनाई जाए या फिर आइटम वाइज स्टेटमेंट बनाई जाए, तो उसको क्या बोलेंगे हम? बजटिंग बोलेंगे, बजट स्टेटमेंट बोलेंगे, है ना। क्या बोला हमने? अभी 3 कंपोनेंट डिस्कस करे, फटाफट से एक बार रिपीट करते हैं। अभी तक जो मैंने बोले 3 कंपोनेंट बोले हैं, मैं एक बार कोट कराता हूं। पहला, आइटम वाइज स्टेटमेंट। क्या होने वाली है? आइटम वाइज स्टेटमेंट, मतलब हर एक चीज के जो जो आइटम्स हैं हम उनके एकदम स्टेटमेंट बनाने वाले हैं। और वो स्टेटमेंट किसकी हो सकती है? एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स की हो सकती है और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर्स की हो सकती है, जो आने वाला है और जो जाने वाला है। जैसे कि हर एक बंदा जो आप घर में है, तो आपके जो भी हेड ऑफ द फैमिली होगा वो क्या करता है? हर महीने बैठता है 1 तारीख को, जब पैसा कहाँ कहाँ से क्या क्या आने वाला है वो उसका हिसाब किताब लगाता है, और साथ में कहाँ कहाँ जाने वाला है उसका हिसाब किताब लगाता है, और देखता है कि मेरी क्या बचत है, और या फिर कहीं मेरे को नुकसान है तो मुझे एक्स्ट्रा क्या कमाना है क्या नहीं। तो ये इस चीज के लिए क्या बजटिंग गवर्नमेंट करती होगी? हाँ सर, गवर्नमेंट भी करती होगी। गवर्नमेंट किस लिए करती होगी? बात ध्यान से सुनना। गवर्नमेंट के करने का पर्पस ये है, उनको क्या चाहिए? अब देखो, हम तो इतना छोटा सा घर मैनेज कर रहे हैं, तो हमारे लिए इतना टास्किंग है कि हमें उसके पूरा हिसाब किताब मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो गवर्नमेंट का तो घर कितना बड़ा है? पूरी इकोनॉमी। तो उनको भी तो देखना पड़ेगा कि कहां कहां से पैसा आने वाला है और कहां कहां से पैसा जाने वाला है ना। तो वो भी क्या करते होंगे? आइटम वाइज स्टेटमेंट बनाते होंगे। चलो जी, डेफिनेशन पे आते हैं। गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल स्टेटमेंट, और वो कैसी? सालाना स्टेटमेंट। मतलब जैसे हम हर महीने की बजटिंग करते हैं, वो सालाना बजटिंग करते हैं, और जिसको बोलेंगे हम गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल स्टेटमेंट। और ये जो एनुअल स्टेटमेंट होती है, ये क्या शो करती है? शो आइटम वाइज रिसिप्ट्स। कौन सी रिसिप्ट? एस्टिमेटेड रिसिप्ट, पूरा लिखोगे, एस्टिमेटेड एंड एक्सपेंडिचर। एस्टिमेटेड रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ फिजिकल ईयर। चलो जी, रिपीट करते हैं। यहां पर कुछ कंपोनेंट नजर आ रहे हैं। सबसे पहली बात, 1 महीने की स्टेटमेंट बनती है या सालाना स्टेटमेंट बनती है? एनुअल स्टेटमेंट बनती है। कैसी स्टेटमेंट बनती है? एनुअल स्टेटमेंट। तो गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल स्टेटमेंट। ओके, क्या शो करती है? ऐसे बिखरा बिखरा शो करती है या एक आइटम वाइज स्टेटमेंट बनती है? आइटम वाइज स्टेटमेंट बनती है। तो इट शोज आइटम वाइज। क्या शो करती है आइटम वाइज? मैंने कहा रिसिप्ट। एक्चुअल या एस्टिमेटेड? एस्टिमेटेड। मैंने कहा एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स
और एक्सपेंडिचर। सर कितने टाइम के, मैंने कहा सालाना लिखा तो था, और वो साल को हम क्या बोलते हैं, दैट इज योर फिस्कल ईयर। तो गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल स्टेटमेंट शो आइटम वाइज एस्टिमेटेड रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। दोबारा रिपीट करते हैं एक बार, गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल स्टेटमेंट शो, क्या दिखाती है, आइटम वाइज क्या, एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर, कितने टाइम के, एक फिस्कल ईयर के। ये फिस्कल ईयर क्या होता है भाई, ये फिस्कल ईयर क्या होता है, फिस्कल ईयर का मतलब होता है 1 अप्रैल से लेके और 31 मार्च तक का टाइम। फाइनेंशियल ईयर बोले तो फिस्कल, ठीक है, कोई डाउट यहां तक, ओके। अब ध्यान से सुनना सर, दूसरा टॉपिक आता है हमारे पास यहां पर, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। क्या बोलेंगे, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। सर जनरली देखा जाए जो सुनने को मिलता है वो 2 गवर्नमेंट सुनने को मिलती है, जल्दी बताओ कौन सी कौन सी। एक स्टेट गवर्नमेंट, क्या हुआ, पूछ रहे हैं, 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक है। स्टेट और सेंट्रल, कितने तरीके की गवर्नमेंट होती है, 3, वैसे 2 तरीके की जनरली सुनने को मिलती है, वैसे होती कितने की है, 3 तरीके की गवर्नमेंट्स होती है, ठीक है। लिखते हैं यहाँ पर हमारे पास 3 तरीके की कौन सी गवर्नमेंट है। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रली कंट्रोल करती है पूरे इकोनॉमी को, ठीक है। दूसरी होती है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, और तीसरी होती है लोकल बॉडीज। ठीक है, कितने तरीके की गवर्नमेंट होती है जल्दी बताओ, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज। सर क्या है, सेंट्रल जो सेंट्रली कंट्रोल करती है, स्टेट जो ईच स्टेट की हर की सरकार होती है, और उसके अंडर आती है क्या, ये जो आपके एमएलए हो गए, एमपीज हो गए, यहाँ पर जो इनके छोटे इलेक्शंस होते हैं, यहाँ पर आपको पता होगा लोकल बॉडीज के जो इलेक्शन होते हैं उसको हम बोलते हैं क्या, जो आपके लोकल बॉडीज जो गवर्नमेंट हो गई आपकी, 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, 3 पार्ट से हमारी सरकार चलती है, ठीक है, हमारे देश का मैनेजमेंट चलता है, ये बोल सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, क्या ये तीनों सरकारें अपना कुछ बजटिंग करती होंगी, बिल्कुल, क्योंकि इन तीनों को, अब सेंट्रल के ऊपर क्या प्रेशर है, पूरे देश के खर्चे देखने हैं। स्टेट के ऊपर क्या प्रेशर है, स्टेट के ऊपर सिर्फ अपनी स्टेट का मतलब है उसको तो अपने स्टेट का खर्चा चलाना, और लोकल बॉडी को अपनी सिटी या एरिया का अपना उसको खर्चा चलाना है। इस तरीके से बजट एलोकेशन होती होगी, हर कोई अपने अपने हिसाब से बजटिंग करता होगा। क्लियर है क्या बात यहाँ पर। अब लेकिन सवाल ये उठता है क्या हमें ये तीनों तरीके के बजट पढ़ने हैं, नहीं सर, हमारे सिलेबस के अंदर सिर्फ एक बजट है और वो है सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट। ये नॉट इन सिलेबस, ये भी नॉट इन सिलेबस, और ये है, और जो है उसके लिए हम उसको बोलते गए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट बजट अपना बजट बनाती है हम उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम यूनियन बजट। क्या बोलते हैं जल्दी बोलो, तो यूनियन बजट अगर आपसे पूछ लिया जाए तो बजटिंग ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज नोन एज यूनियन बजट। क्लियर है क्या यहां तक। चलो तो इतनी बात क्लियर हुई। अगर आपसे कोई बोलेगा कि सर बजट अगर कौन सा यूनियन बजट, कौन सा बजट, कौन सी गवर्नमेंट का बजट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट है सर, कोई डाउट यहां तक। ओके इसके बाद ध्यान से सुनना, अगली बात पे चलते हैं। मैंने कहा ये तो हो गई टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, यूनियन बजट, और हमें सीखना है अब बजटिंग के अंदर बेसिकली सबसे पहले कुछ बेसिक बात कर लेते हैं। जो ये यूनियन बजट है ये प्रेजेंट कहां पे होता है, प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट। कहां पे प्रेजेंट होता है जल्दी बोलो, पार्लियामेंट में प्रेजेंट होता है। पार्लियामेंट के कितने हाउसेस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, दोनों में से पास हो गए ये बजट आता है, ठीक है। अब इसके बाद ध्यान से सुनना, दूसरी चीज किस दिन आता है, प्रेजेंट कब होता है, यहां पे उसकी बात हो रही है। लागू कब से होता है, 1 अप्रैल से लागू होता है, ठीक है, वो भी कमिंग फाइनेंशियल ईयर से, ठीक है। बट अभी अगर ऐसी बात करी जाए कि प्रेजेंट कब होता है, अब एक बात सोच के देखो, हमें 1 अप्रैल पर प्रेजेंट करवाना है, ऐसे टाइमलाइन बना, कौन सा फाइनेंशियल ईयर के लिए बन रहा है बजट, 1 अप्रैल मान के चलो 20 से 21 के लिए अगर बजट बन रहा होगा तो वो कब बना होगा,
इसके बाद या इससे पहले? पहली बात तो इससे पहले, क्योंकि बजटिंग तो पहले ही करनी पड़ेगी। और बजटिंग कहां पे होगी? इधर होगी, इधर, इससे पहले। और इससे पहले होने का मतलब क्या हो गया? 1 अप्रैल पड़ रहा है, अगर वहां पे मैनेजमेंट स्टार्ट हो जाएगा तो उससे पहले प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो हम कितना टाइम लेते हैं? मैंने कहा 1 फरवरी 2020 पर हमने ये बजट को प्रेजेंट कर दिया होगा पार्लियामेंट में। कोई डाउट यहां तक? 1 अप्रैल 2020 को हम इसको कहां पे प्रेजेंट कर देंगे? जल्दी बोलो। मैंने कहा पार्लियामेंट में प्रेजेंट कर दूंगा। डन है क्या यहां तक? ओके, यानी कि सर ये हर बार 1 अप्रैल को ही होता है क्या? हाँ सर, ये हर बार 1 अप्रैल को ही होता है। सर इसको कौन प्रेजेंट करता है? मैंने कहा प्रेजेंटेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। ठीक है, जो आपकी कंट्री का फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो इसको जाके क्या करता है? प्रेजेंट करता है। कोई डाउट यहां तक? ओके, अब ये हो गई सर हमारी सारी बेसिक बातें। ठीक है, एक चीज और बताता हूं। जब ये बजट आपका प्रेजेंट होता है कहां पे? मैंने कहा पार्लियामेंट में। तो सबसे पहले ये कहां पे प्रेजेंट होता है? जल्दी बताओ। मैंने कहा है इसकी जो स्पीच चालू होती है वो होती है लोकसभा के अंदर। किसके अंदर होती है? कौन है ये? फर्स्ट प्रेजेंट इन लोकसभा। और आफ्टर दैट ये कहां पे प्रेजेंट होता है? राज्यसभा में। किस में प्रेजेंट होता है फिर? कोई दिक्कत यहां तक? क्लियर एकदम? कुछ बेसिक बातें एक बार रीकैप करते हैं फटाफट से। ठीक है, अभी तक क्या क्या पढ़ा हमने? हमने कहा गवर्नमेंट बजट पहली बात तो होता क्या है? इज एन एनुअल स्टेटमेंट शो आइटम वाइज एस्टिमेटेड रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग फिस्कल ईयर। फिस्कल ईयर का मतलब क्या होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। और इसके बाद टाइप ऑफ गवर्नमेंट हमारे पास 3 तरीके की होती है, सेंट्रल, स्टेट और लोकल बॉडीज। हमें किसका बजट पढ़ना है? हमने कहा सेंट्रल का, जिसको हम बोलते हैं यूनियन बजट। और यूनियन बजट क्या होता है? सबसे पहले प्रेजेंट होता है पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में भी कहां पे? सबसे पहले लोकसभा। उसके बाद कहां जाता है? राज्यसभा में। उसके बाद ये प्रेजेंट कौन सी डेट पे होता है? मैंने कहा 1 फरवरी ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर। 1 फेब ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर पे प्रेजेंट होगा। और उसके बाद इसको कौन प्रेजेंट करेगा? फाइनेंस मिनिस्टर। और फाइनेंस मिनिस्टर की बात हो रही है तो आपको अपना करंट पता होना चाहिए। वो इनका तो नाम बड़ा फेमस हो रहा है, अच्छे कामों के लिए नहीं। ठीक है, खैर यूट्यूब पे डाल। खैर चलो, तो आगे बात करते हैं। इसके आगे चले, आ जाओ। भरोसा आजकल कुछ नहीं है भाई, सोशल मीडिया। ठीक है, ओके, यहां तक हो गई हमारी गवर्नमेंट बजट की मोह माया सारी क्लियर। किसी को कोई डाउट परेशानी? इसमें कुछ ऐसा लग रहा हो कुछ एक्स्ट्रा चीज पूछने का मन कर रहा हो? ठीक है, बस एक चीज अब वापस से ध्यान देना। सर एक बात बताओ, जो वापस से ध्यान देने वाली बात वो क्या है कि हम एस्टिमेट करने वाले हैं, पुरानी चीजों की बात नहीं होगी, फ्यूचर की बात होगी, फ्यूचरिस्टिक बात होने वाली है यहाँ पर। अब सर गवर्नमेंट बजट क्यों बनाया जाता है? व्हाट इज द, सबसे पहला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। प्लीज फोकस से सुनना। लिखते रहोगे साथ में? सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसका आपको पेपर में, पर ये कैसे आएगा क्वेश्चन कैसे नहीं, इसके बारे में अभी डिटेल में डिस्कशन करेंगे और इसके क्वेश्चंस भी यहीं पे चिपका डालेंगे। ठीक है, ये भी देखते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। मैंने कहा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट क्या रहने वाले हैं। पहली बात, ये ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या होता है? क्यों, वाई वी आर प्रिपेयरिंग गवर्नमेंट बजट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ ऑब्जेक्टिव मतलब वाई, यहाँ पे लिख देते हैं। इस वाई का सवाल चाहिए भाई हमें कि क्यों बनाया जा रहा है ये गवर्नमेंट बजट। अब ध्यान से सुनना, मैंने कहा ऐसा क्या उखाड़ लेगी सरकार इस गवर्नमेंट बजट को बना के?
तुम बजट बना के क्या कर लोगे? सबसे पहली बात, चलो ऐसा नहीं सोचते, मैंने बोला सबसे पहला पॉइंट आता है इसके अंदर रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, या फिर बोल सकते हैं इसको हम एक और नाम से जानते हैं, एलोकेशन फंक्शन। आज बहुत हल्ला नहीं मचा हुआ बाहर, बहुत देर से देख रहा हूं मैं। ठीक है, चलो, तो सर ये रीएलोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सरकार ऐसा क्या मतलब, रिसोर्सेज मतलब रीएलोकेट कैसे, मतलब ध्यान से सुनना। सर एक बात बताओ, जरूरी है सबके पास सारे रिसोर्सेज हों? नहीं सर, बिल्कुल है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अब हो सकता है कहीं पर किसी रिसोर्स की ज़रूरत हो किसी इंसान को और उसके पास ज़रूरी नहीं है वो रिसोर्स उसके पास हो। अब दो तरीके हैं। अब अच्छा, रिसोर्स हमारे पास आएगा कैसे? ऑब्वियसली वी हैव टू बाय दैट रिसोर्स और वी हैव टू मेक दैट रिसोर्स। ठीक है, तो अब सरकार आपको वो रिसोर्स कैसे दिलवा सकती है? ध्यान से सुनना, दो तरीके हैं। या तो वो आपकी जेब में पैसे डाल दे, आपको चीज़ लेनी है, कोई भी चीज़ लेनी है तो आप कैसे लोगे? या तो आपको कोई फ्री में गिफ्ट कर दे, या आप क्या करो, उसको खरीद के आ जाओ, आपकी जेब में इतने पैसे आ जाएंगे आप उसको बाय करके आ सको। तो देयर आर टू ऑप्शंस। पहला, सरकार आपकी जेब में पैसे डाल दे। सर ऐसे कैसे सरकार हमारी जेब में पैसे डाल देगी? ऐसा कुछ ऑप्शन है क्या, बताओ? नहीं नहीं नहीं, पेंशन तो नहीं, सब्सिडीज दे दे आपको, यानी कि आपके लिए चीज़ें सस्ती कर दे। सरकार कभी भी डायरेक्टली आपकी जेब में पैसा नहीं डालती है, ध्यान रखना। दे केम इनडायरेक्टली। और इनडायरेक्टली कैसे? या तो आपके लिए टैक्स कंसेशन कर दे कि चल भाई तेरे से मैं टैक्स ज़्यादा नहीं ले रहा, कोई बात नहीं, तू अपना खर्चा कर आराम से, आपका जीएसटी रिड्यूस कर दे या आपका इनकम टैक्स रिड्यूस कर दे, तो इसको हम बोलेंगे क्या कि टैक्स कंसेशन। यानी कि आपकी रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे होगा? हमें कुछ चीज़ें चाहिए, तो यहाँ पर पहले लिखते हैं इसको थोड़ा सा। तो रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे होगा? गवर्नमेंट हेयर क्या चाहती है? गवर्नमेंट हमारे को रिसोर्सेज पहुंचाना। तो यहां पे देखेंगे मैक्सिमाइजेशन, दो वर्ड्स आएंगे यहां पर, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स। सरकार कैसे करवाएगी रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज? मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स और दूसरा सोशल वेलफेयर, या फिर बोल सकते हैं पब्लिक वेलफेयर। अब देखना, पहला आया मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स। मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स कैसे होंगे? आपके उसकी जो क्या कर दिया जाए, आपके ऊपर टैक्स जो है, टैक्स की जो लायबिलिटी है वो कम कर दी जाए। तो यानी कि ये दो तरीके से होने वाला है। आपको पेपर में ये दो तरीके लिख के आने पड़ेंगे कि सरकार जो है वो रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज करती है फॉर द पर्पस ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट एंड दूसरा पब्लिक वेलफेयर। पहले आप लिखोगे इतना, उसके बाद आप उसके अंदर लिखोगे वो ऐसा कैसे कर सकती है। वो उसके पास दो इंस्ट्रूमेंट है यूज करने के लिए, या तो वो क्या करे, आपको टैक्स कंसेशन दे दे और सब्सिडीज दे दे। यानी कि पहली चीज आ गई यहाँ पे टैक्स कंसेशन और दूसरा आपके पास ये हो सकता है टैक्स कंसेशन और सब्सिडीज के अलावा दूसरी चीज आ सकती है कि आपको डायरेक्टली जोन से गुड की रिक्वायरमेंट है वो आपके लिए ला के दे दिया जाए। ठीक है, तो यानी कि प्रोडक्शन ऑफ, डायरेक्टली प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्लीज ध्यान से सुनना, बात करते हैं इसके ऊपर, बहुत डिटेल में बात करेंगे। ये क्वेश्चन सेपरेट आता है आपके ऊपर कि एक्सप्लेन द रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो आप इसके अंदर इसको समझाओगे। तो पहली चीज हमने कहा रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होता क्या है। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज से गवर्नमेंट क्या करना चाहती है? आपका प्रॉफिट का मैक्सिमाइजेशन करना चाहती है, और दूसरी चीज क्या करना चाहती है? आपका पब्लिक वेलफेयर बढ़ाना चाहती है। अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वो कैसे करेगी? सर मैंने कहा वो हमारे
टैक्सेस को रिड्यूस कर देगी और सब्सिडीज प्रोवाइड कर देगी हमें, ठीक है। जिससे अब एक बात सोच के देखना, जिससे आपका जो बिजनेसमैन है वो क्या करेगा, पैसे ज्यादा कमाएगा, ज्यादा कमाएगा तो ज्यादा बांटेगा, और ज्यादा बांटेगा तो ज्यादा डेवलपमेंट होगी और रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होंगे, लोगों की जेब में पैसा आएगा और लोग रिसोर्स खरीद पाएंगे। अगला पॉइंट मैंने कहा, या फिर गवर्नमेंट क्या कर सकती है, डायरेक्टली प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कर सकती है। जैसे कि अब सोच के देखना, सर ये टैक्स कंसेशन दे दिया तो बिजनेसमैन पैसा कमाएगा, बिजनेसमैन के पास पैसा आएगा, लेकिन क्या बिजनेसमैन पार्क बना देगा, क्या रोड बना देगा, क्या हाईवेज कंस्ट्रक्ट कर देगा, नहीं करेगा। तो क्योंकि वो उसका काम नहीं है ना भाई, वो कहेगा इससे मेरा कोई बेनिफिट नहीं है। ज्यादा ज्यादा रोड बनवा सकता है लाइक मारुति, ठीक है, मारुति ने क्या करा, अपना यहाँ पे अपना जो काम करना है तो अपनी रोड बना के रख रखी है, आजकल तो वो भी टूटी हुई रहती है, ठीक है, क्योंकि उठने वाली है, वो भी मानेसर जाने वाली है, तो खैर XYZ whatever the case। लेकिन गवर्नमेंट आपके लिए डायरेक्टली प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कर सकती है, जिससे आपको रिसोर्स मिलेगा, लाइक आपको फ्रेश एयर, फ्रेश एनवायरनमेंट, यानी कि किसकी बात हो रही है, कहीं ना कहीं पब्लिक वेलफेयर की बात हो रही है, ठीक है। ऊपर यहाँ पे टैक्स कंसेशन में हम ज्यादातर क्या करना चाह रहे थे, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स करना चाह रहे थे। मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट करने का पर्पस क्या था, जिससे आपके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, बिजनेसमैन के प्रॉफिट्स बढ़ेंगे और उससे वो डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा करेगा। दूसरी चीज हमने ये समझी कि पब्लिक वेलफेयर के लिए लेकिन बिजनेसमैन काम नहीं करेगा, तो इसके लिए गवर्नमेंट को खुद उतरना पड़ेगा रास्ते में और उसको कंस्ट्रक्शन करवानी पड़ेगी, रोड्स हाईवे बनवाने पड़ेंगे, सारी चीज, जो कि आजकल वो भी नहीं हो रहा है, ठीक है। खैर, तो यहां तक समझ में आई। तो दो केसेस कौन से जल्दी बताओ, गवर्नमेंट क्या क्या करेगी, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज करने के लिए वो क्या करेगी, या तो टैक्स कंसेशन एंड सब्सिडीज देगी, या फिर डायरेक्टली प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करेगी। और खुद भी नहीं करती है गवर्नमेंट डायरेक्टली गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन, वो भी क्या करती है, कंपनीज को टेंडर इशू करती है ना, पैसे गवर्नमेंट देती है लेकिन टेंडर्स इशू करती है, और फिर बनाती कौन सी कंपनीज है, ये आपकी L&T फाइनेंस हो गई, ठीक है, ये सब क्या है आपने देखा होगा, ठीक है, नाम भी, जैसे कि एक्सप्रेसवे किसने बनाया उस पर लिखा हुआ उसका नाम भी, ठीक है। खैर, तो अब यहां पर यही बात आ गई, और इससे गवर्नमेंट आपको क्या करके दे रही है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। सर लेकिन गवर्नमेंट बजट का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये इज देयर एनी ऑब्जेक्टिव वो गवर्नमेंट बजट अकम्प्लिश्ड, यहां पर गवर्नमेंट बजट का कोई जो ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं ना हम, क्वेश्चन क्या पढ़ रहे हैं हम, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। तो यहाँ पे गवर्नमेंट बजट का ऑब्जेक्टिव कैसे अकम्प्लिश हुआ, मतलब व्हाई गवर्नमेंट बजट, हम गवर्नमेंट बजट बना रहे हैं रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्स करने के लिए, कैसे हो रहा है, क्योंकि हम गवर्नमेंट बजट के अंदर क्या डालने वाले हैं, कि हम इस बार टैक्स की कंसेशन देने वाले हैं, मुबारक हो, ठीक है। हम आपको इस चीज में सब्सिडीज अलाउड कर दी हैं, क्योंकि जब 1 फरवरी आती है तो निर्मला सीतारमण बोलती है कि भाई इस बार जीएसटी के रेट में ये वाला रेट हट गया, या फिर ये वाले जो आपका इनकम टैक्स का स्लैब है ये चेंज हो गया, नया टैक्स रिजीम आ गया, अभी एक इनकम टैक्स एक्ट भी नया आने वाला है, ठीक है। चलो खैर, तो अब टैक्स कंसेशन एंड सब्सिडीज आपको प्रोवाइड करी गई, सब्सिडीज इन अब इस बार जो है, जो सिलेंडर पे सब्सिडीज हुआ करती थी वो हट गई, तो वहां से आपकी सब्सिडीज हटा दी, कुछ सब्सिडीज इंक्रीज भी करी जाती हैं, ठीक है। दूसरा, अब यानी कि आप ईवी लोगे तो आपको टैक्स सब्सिडीज मिलती हैं, ठीक है। तो ये वाली बात हो गई, ये कहाँ लिखी हुई आती हैं, सब फाइनेंस एक्ट के अंदर आती हैं, जो आपका 1 फरवरी के अंदर मतलब आपके गवर्नमेंट बजट के अंदर इंट्रोड्यूस होता है। क्लियर है यहाँ तक बात। सर ये इसके बारे में डायरेक्टली प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैसे अकम्प्लिश होता होगा, ये भी गवर्नमेंट बजट के अंदर लिख के आता है। गवर्नमेंट बजट के अंदर लिख के आता है कि वी आर इशूइंग सच एंड सच टेंडर्स, इस फील्ड के अंदर टेंडर्स इशू हो रहे हैं, और रिलेवेंट कंपनी अपने टेंडर के एप्लीकेशन के फॉर्म्स डाल सकती है, और हम उस पर सिलेक्ट करके उन टेंडर्स को सिलेक्ट करेंगे। लॉजिक क्रिएट हो रहा है, लिखने के लिए बहुत सारी बातें क्रिएट हो रही हैं क्या, मैं अगर 1000 बातें बताऊंगा तो 5 तो लिख के आओगे उसमें से, क्लियर है। चलो, तो इसके अंदर हमने यही बात करी कि रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज थ्रू हम क्या करते हैं, पहली बात तो हम मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, दूसरा पब्लिक वेलफेयर, दो तरीके से होने वाला है, टैक्स कंसेशन प्रोवाइड करके और डायरेक्टली प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करके। और ये दोनों ही बातें कहाँ पे लिखी हुई आती हैं, आपके गवर्नमेंट बजट के अंदर प्लान होकर लिख के आती हैं। कोई डाउट यहाँ तक, इसके रिगार्ड में आपको क्वेश्चन भी होगा, हम उसके बारे में डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। अब यहीं से आपके पास ना गुड्स आते हैं, ठीक है, प्लीज ध्यान से सुनना, हमें 2 तरीके के गुड्स का डिस्कशन करना है, टाइप ऑफ गुड्स। लिखोगे साथ में, टाइप ऑफ गुड्स। सबसे पहला पब्लिक गुड्स। सर ये पब्लिक गुड्स कैसे होते हैं, दैट आर कलेक्टिवली कंज्यूम्ड,
इसकी कंजम्पशन कोई एक बंदा पर्सनली कर रहा है या फिर सब लोग मिलके कर रहे हैं? सब लोग मिलके कर रहे हैं। लाइक्स पार्क हो गई, ठीक है, हाईवे हो गया, ठीक है, रोड्स हो गई, इसका कंजम्पशन आप भी यूज कर रहे हो, किसी को प्रोहिबिटेड नहीं है, दैट आर कलेक्टिवली कंज्यूम्ड इसके अंदर। यानी कि यहां पर आपका जो बेनिफिट है वो सबके लिए अवेलेबल है। अब दूसरी बात, इसके अंदर ही दो तरीके के गुड्स अवेलेबल हैं, लिखोगे नॉन राइवलरस और नॉन एक्सक्लूसिव एक्सक्लूडेबल। अब यहां इनका मतलब क्या है कि ये बनाए तो किसके द्वारा, कलेक्टिवली कंज्यूम के पर्पज से ही बनाए गए हैं, लेकिन नॉन राइवलरस है। कैसे है कि कोई भी इसको यूज कर सकता है, यहां पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जाएगी, एवरीवन कैन यूज। ठीक है, और नॉन एक्सक्लूडेबल एक्सक्लूडेबल। ठीक है, इसमें लिखना देयर इज नो पॉसिबल वे to exclude anyone from enjoying the benefit. No possible way to anyone to to exclude anyone to enjoy the benefit. सर इसका मतलब क्या है? मैंने कहा नॉन एक्सक्लूडेबल, एक्सक्लूड नहीं कर सकते हैं, एक्सक्लूड नहीं कर सकते हैं मतलब इसका बेनिफिट यूज करने के लिए आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। पब्लिक पार्क्स हैं, कहीं पे भी चले जाओ, कोई भी एक्सेस कर सकता है उसको, चाहे आपने उसके लिए कोई टैक्स पे करा है या नहीं करा है। क्लियर है क्या यहां तक? चल दूसरे पे आते हैं, प्राइवेट गुड्स के ऊपर। ये कौन से होते हैं सर? जो क्या है, बेनिफिट कोई जो उसके लिए पे करेगा वही उसका बेनिफिट यूज कर सकता है, ठीक है। तो इसको लिखते हैं प्राइवेट गुड्स को। बेनिफिट्स accrue to person who pay for it, who pay for। जैसे कि कोई भी सामान जो आपने खरीदा, लेट सपोज ये टैब है, ये मैंने खरीदा, मैंने इसके लिए पे करा, इसलिए मेरे को ही इसका बेनिफिट मिलेगा। अब कोई दूसरा बंदा आके मेरे से कहेगा कि भाई इसका बेनिफिट मैं ले लूँ, टेम्परेरी बेनिफिट है, मैंने अपने ऑब्लिगेशन पे दे दिया तो दे दिया, वरना कोई उसका राइट नहीं बनता कि मैं उसको दूंगा। क्लियर है? या मेरी कोई ऑब्लिगेशन नहीं बनती कि मैं उसको ये टैब पकड़ाऊँ, ठीक है, मेरी चीज़ मेरी है, तो क्योंकि मैंने आई पेड फॉर इट। क्लियर है क्या यहाँ पर? चलो जी, एग्जाम्पल, टैब परचेज्ड बाय मिस्टर एक्स। हाँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज तो कोई भी कर सकता है, पब्लिक गुड्स में आएगा, ठीक है। राइवलरस, चलो कोई डाउट यहां तक? रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, पहला टाइप आपका खत्म हो जाता है गवर्नमेंट बजट का। कौन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट का, जिसके अंदर हमने क्या बात करी? रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के अंदर क्या बात आती है? सबसे पहली बात मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स और सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर बनाना है, इसके साथ हम लोगों को यहाँ पे टैक्स कंसेशन और सब्सिडीज मिलने वाली है। और दूसरा, डन, 5 मिनट, ठीक है। चलो नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ। नेक्स्ट टाइप, ठीक है, इसको हम सेकंड ऐसे लिख देते हैं यहाँ पर।
लिखोगे रिड्यूसिंग inequalities in income and wealth। सर एक बात बताओ, ये inequalities क्या होती हैं? हाँ, ये दूसरा आपका ऑब्जेक्टिव है क्या? inequalities, reducing inequalities between income and wealth। इसके लिए हम गवर्नमेंट बजट बनाते हैं। ऐसा क्या हो जाएगा सर? inequalities कैसे दूर हो जाएंगी? कौन सी inequalities? इनकम एंड वेल्थ के बीच में। सर पहली बात, इनइक्वालिटीज क्या होती है? जो समानता नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रिच और पुअर के डिफरेंस की आप बात करके चलोगे। किसकी बात करके चलोगे, जल्दी बताओ? रिच और पुअर के डिफरेंस की। तो अब ऐसा सोच के देखना, जो यहाँ पे इनकम और वेल्थ का जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ना, वो बहुत खराब है। क्यों? जो अमीर है उसके पास और पैसा बढ़ता जाता है, लेकिन जो गरीब है उसके पास उतना ही पैसा घटता जाता है, क्योंकि वो उस लाइफस्टाइल को मैच करने के लिए पहुंच ही नहीं पाता वहां पर, ठीक है। इसके लिए एक लाइन लिखेंगे यहां पर, ठीक है। तो गवर्नमेंट एम्स टू इन्फ्लुएंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम by imposing taxes on rich and spending more on the welfare। चलो अब ध्यान से सुनना सर, यहां पे गवर्नमेंट क्या कर रही है? इन्फ्लुएंस कर रही है अपना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बाय इम्पोजिंग टैक्सेस, यानी कि अमीरों पे टैक्स लगाया जा रहा है। टैक्स लगेगा अमीरों पे तो अमीरों की जेब से पैसा कम होगा, और साथ में यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन किसको होगा? अब देखो एम है, सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन एक्चुअली प्रैक्टिकली ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। जनरली सबको पता है। खैर, तो अब ऐसा हो सकता है अगर हम गवर्नमेंट बजट को अच्छे से यूज करें, और अगर टैक्सेस के रेट्स जितने हायर इनकम और लेवल ऑफ ग्रुप पे है, अगर हम वो टैक्सेस के रेट बढ़ा दें, और अपने जो लोअर लेवल ऑफ इनकम पे ग्रुप्स हैं उन पे टैक्सेस के रेट्स कम कर दें, और उनके ऊपर स्पेंडिंग्स बढ़ा दें, ठीक है, तो क्या हो सकता है? जो गैप है, जो इनइक्वालिटी है बिटवीन इनकम एंड वेल्थ, वो आपकी रिड्यूस हो सकती है। क्लियर है यहाँ तक? तो इसलिए गवर्नमेंट एम क्या करती है कि टैक्सेस किसके ऊपर ज्यादा लगाए जाएं? रिच के ऊपर। और रिड्यूस किसके ऊपर करे जाए? जल्दी बोलो। पुअर्स के ऊपर। और कहीं ना कहीं स्पेंडिंग किसके ऊपर बढ़ा दी जाए? पुअर्स के ऊपर। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट यहाँ तक? ओके, चल। और ऐसा होता भी है हमारा प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम, ठीक है। लिखे वो पूरे? चलो, कोई डाउट यहां तक? ओके, एक और कर लेते हैं, है ना? सिंपल है। थर्ड पे आ जाओ। अब तो सिंपल सिंपल स्टार्ट हो गए, ये मेन वाले खत्म हो गए, ठीक है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के बारे में बात करते हैं, आ जाओ। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। सर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्या होती है? जब भी स्टेबिलिटी वर्ड का मतलब आए इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, तो ऐसे याद रखना ये वाला ग्राफ। कौन सा? हमारी इकोनॉमी पता है कैसी चलती है? ऐसी चलती है। कैसी चलती है? ऐसी चलती है। और इसका मतलब क्या है? पहले क्या होता है? ये वाली स्टेज जो है ये आपकी क्या है? बिल्कुल लो लेवल पे है। फिर यहां से आपका क्या होगा? ग्रोथ होनी स्टार्ट होगी। फिर आप एक पीक लेवल पे पहुंचोगे। उसके बाद एक बार पीक लेवल पे आने के बाद ऑब्वियसली यहां पे जो आपकी इकोनॉमी है वो क्या होती है? डाउन आनी स्टार्ट होती है, ठीक है। यहां पे फॉलिंग स्टेज आ जाती है। उसके बाद फिर आप वापस से लो लेवल पे आओगे। अब इसको बोला जाता है इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। क्या बोला जाता है इसको? इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। अगर ये स्टेजेस देखो आने तो निश्चित है, ऐसा है, फिक्स है ये, बट अगर ये स्टेजेस कैसे आ रहे हैं आपके? बहुत फ्रिक्वेंट आ रहे हैं।
कि आप एकदम से लो स्टेज पे आते हो, एकदम से पीक पे चले जाते हो, फिर लो पे चले जाते हो, तो दिस इज कॉल्ड इनस्टेबिलिटी। लेकिन अगर आप क्या कर दो, अपनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बना के रखो, अगर आप अपनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्या करो, बना के रखो, तो आपकी इकोनॉमी अच्छी चलेगी। तो इसका तो मतलब हो गया इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। यानी कि अब यहां पे मैं बताता हूं, जब भी हम पीक पे जा रहे होते हैं तो वी आर गोइंग टुवर्ड द इन्फ्लेशन। किसकी तरफ जा रहे होते हैं हम, जल्दी बताओ, इन्फ्लेशन। ये सारा आपका इन्फ्लेशन का स्टेज है। यार मेरे पास भी नहीं आई टी है, पता नहीं क्या कर रही है आज। हाँ मम्मी ने तो कहा था आज आएगी। मैं करता हूँ बात उसकी मम्मी से। ओके, तो मैंने कहा आपकी जो यहाँ पे लो से आप हाई लेवल पे जा रहे होगे, तो आप किसकी तरफ जा रहे हो, जल्दी बोलो। यू आर गोइंग टुवर्ड दी इन्फ्लेशन। और यहां से आप किसकी तरफ आ रहे हो, डिफ्लेशन। और इकोनॉमी में दो ही तरीके की इंस्टेबिलिटी होती है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। हम लोगों ने इसके बारे में बात करा है। इन्फ्लेशन, नीचे आएंगे तो डिफ्लेशन। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ऊपर जाने पे आप सीधा बोलोगे देयर आर टू स्टेजेस, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। एंड हमें उसी स्टेबिलिटी में बने रहना है कि अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ रहा है तो हम अपने आप को लेवल पे लाने की कोशिश करेंगे, प्राइसेस को कम करने की ट्राई करेंगे। और अगर इकोनॉमी में क्या आ रहा है, डिफ्लेशन, तो हम प्राइसेस को अपवर्ड ले जाने का ट्राई करेंगे। और ये जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है सर, ये कैसे मैनेज होती होगी, गवर्नमेंट बजट के थ्रू। इसके बारे में गवर्नमेंट के पास दो ही हथियार हैं, कौन से, टैक्सेस और एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे यहां पर, टू मैनेज दी स्टेबिलिटी इन इकोनॉमी, गवर्नमेंट हैज टू इंस्ट्रूमेंट्स। एक है आपका टैक्सेस और दूसरा है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। क्लियर है? अब एक बात बताओ, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन चल रहा है, क्या चल रहा है, इन्फ्लेशन। मतलब प्राइसेस बहुत ज्यादा है या कम है, ज्यादा है। तो जब प्राइसेस ज्यादा होते हैं, लोग ज्यादा खर्चा कर रहे हैं या कम खर्चा कर रहे हैं। बैंक हमने करा हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक वाले फंक्शंस, है ना। हाँ बस 2 मिनट, आ जाएगा ये समझ में, ठीक है। देखना, मैंने कहा अगर इकोनॉमी में क्या चल रहा है, इन्फ्लेशन चल रहा है, मतलब लोगों के जेब में ज्यादा पैसा है या कम पैसा है, ज्यादा पैसा। यानी कि मनी सप्लाई कैसी है, ज्यादा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा खर्चा कर रहे होंगे, दैट्स व्हाई मनी सप्लाई ज्यादा है। और अगर मैंने कहा अगर लोगों की जेब में ज्यादा पैसा है तो हमें इन्फ्लेशन ठीक करना है, तो लोगों की जेब में से पैसा डालना है या निकालना है, निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इन्फ्लेशन को ठीक करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्स रेट्स को बढ़ा देगी, क्योंकि टैक्स रेट ज्यादा होंगे तो वो ज्यादातर गवर्नमेंट के पास पैसा जाएगा और इन्फ्लेशन ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मनी सप्लाई ज्यादा है, यानी कि अगर इन्फ्लेशन चल रहा है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इंक्रीज दी टैक्स रेट्स। बट अपने दूसरे वाले इंस्ट्रूमेंट के साथ वो क्या करेगी, खर्चा अपना खर्चा बढ़ा देगी या कम कर देगी। लोग ऑलरेडी बहुत खर्चा कर रहे हैं, तो अगर मैं भी खर्चा करूंगी तो और ज्यादा इन्फ्लेशन आएगा, तो इसलिए वो अपना एक्सपेंडिचर भी क्या कर देगी, रिड्यूस कर देगी। तो रिड्यूस दी क्लियर है क्या यहां तक। अब अगला बी, लास्ट, अगर डिफ्लेशन चल रहा है, मतलब प्राइसेस बहुत ज्यादा है या बहुत कम हो गए हैं, बहुत कम हो गए, लोगों की जेब में पैसा है या नहीं है, नहीं है, क्योंकि जब कम होएंगे तभी होएंगे क्योंकि लोग खर्चा नहीं कर रहे होंगे। तो यानी कि हमारे जो मनी सप्लाई है वो क्या हो चुकी है, बहुत रिड्यूस। तो अगर मनी सप्लाई बहुत रिड्यूस्ड है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्स रेट्स को कम कर देगी, क्योंकि अब टैक्स रेट कम करेगी तो लोगों की जेब में पैसा बचेगा, और बचेगा तो वो खर्चा करेंगे। ठीक है, तो गवर्नमेंट रिड्यूस द टैक्स रेट्स। और दूसरा, अपना खर्चा बढ़ा देगी या घटा देगी, बढ़ा देगी, क्योंकि अब कोई खर्चा नहीं कर रहा, रुको मैं ही खर्चा कर लेती हूं। ठीक है, तो इंक्रीज दी, ये लो भाई, ये हो गया आपका
2 टॉपिक 3 अभी ऑब्जेक्टिव हैं, पूरा कर लेना चाहिए था वैसे तो आज। खैर कोई बात नहीं, हम बहुत डिटेल में पढ़ते हुए चल रहे हैं, इट्स ओके, यहाँ तक चल जाएगा। डन।